औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे फीडबैक मिला कि सर उन्हें सेकंड ईयर फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, फार्मूलाज में। तो अभी इंशाल्लाह आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटे हम डिटेल में समझने जा रहे हैं कि चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन से फार्मूला आपको याद करने हैं, कहाँ पर कौन सा फार्मूला आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम 6 चैप्टर्स को बेटा डिस्कस कर रहे हैं अपने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 4 और चैप्टर्स को डिस्कस करके अपने टॉपिक को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ज़रूर मुझसे शेयर करें ताकि मैं उस पर वीडियो लेक्चर्स बनाकर आप लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं। तो बेटे सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 हीट। अब अगर आपने पूरी तैयारी कर ली है तो ये वीडियो लेक्चर आपकी तैयारी को बूस्ट करने वाला है। यही चीज़ें आपको इम्तिहान के लिए पढ़कर जानी है। सबसे पहले बेटा हमें कन्वर्जन करनी है सी की इंटू एफ या एफ की इंटू सी, यानी सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड। फिर थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक में आपको ये बात याद रखनी है कि हमेशा सॉलिड में होगा थर्मल एक्सपेंशन और लिक्विड और गैस में होगा आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। गैस लॉज में आप एक मरतबा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को रीड करेंगे। आर की दो डिफरेंट वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। गैस लॉ की जो डेरिवेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इससे रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल्स हमें आते हैं इम्तिहान में, और बाय मेटालिक स्ट्रिप का मैकेनिज्म आपको पता हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज याद करेंगे, हीट लॉ इज इक्वल टू हीट गेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इम्तिहान में कि ये किसकी स्टेटमेंट है, तो सर बेसिकली ये लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज है। मोलर स्पेसिफिक हीट, जब आपके पास 1 मोल होगा तो उसे आप क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी नम्स का जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस पे सवाल पूछे गए थे। अब एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, सर हमारे पास 4 आती है जिनको यहाँ पर लिखा है हमने, और जो इंपॉर्टेंट बात थी वो भी मेंशन कर दी है। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है। हीट ट्रांसफर और वर्क डन दोनों क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे आइसोबैरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, सर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वर्क डन जीरो होगा। आइसोथर्मल क्या होगा, सर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एंड देयर वुड बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, सर नो हीट फ्लो इन और आउट ऑफ द सिस्टम, हीट अंदर भी नहीं आ रही, हीट बाहर भी नहीं जा रही। एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल में हम लेते हैं टायर अगर बर्स्ट होता है तो वो एडियाबैटिक की एग्जांपल है, और ये नम्स के 2020 के पेपर में पूछा गया था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, सर हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, वो हीट इंजन कहलाएगा। फर्नेस का हाई टेम्परेचर होता है, कंडेंसर का लो टेम्परेचर होता है। क्लॉसियस लॉ के मुताबिक इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट दे दी जाती है और कहा जाता है बताइए ये किसकी स्टेटमेंट थी। कार्नोट इंजन पे क्या बात याद रखनी है, सर हमें याद करना है कि कार्नोट इंजन इज एन आइडियल इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है, जो इस बात की गवाही देता है कि अगर आइडियल इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। T2 अपॉन T1 का जितना ज्यादा कम हमारे पास रेशो होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी, इस बात को भी हम याद रखेंगे। और एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 है, ठीक है। व्हाट इज एंट्रोपी, इट इज द मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। अगर आप किसी बॉडी से हीट रिमूव कर देते हैं तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और एसआई यूनिट क्या है आपके पास, जूल्स पर केल्विन। ये आपकी किताब से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अलग कर दी, चूंकि अब बार बार किताब पढ़ने की हमारे पास वक्त नहीं होगा, हम इससे बड़े आराम से अब सेकेंड ईयर फिजिक्स कर सकते हैं। चैप्टर 12 पे आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। हम कहते हैं सर कूलम्स लॉ, it was the first experiment to investigate the quantitative law of force between localized charge। ये पूछा जाता है इम्तिहान में कि सर which of the following was the first experiment to investigate the quantitative law of force between different localized charges। यूनिट क्या होगा सर इसका, कूलम्ब इज द यूनिट। एंड व्हाट इज द वे ऑफ वैल्यू ऑफ के, आपको ये फ्री स्पेस में वैल्यू ऑफ के याद करनी है, दैट इज 8.987 एक्सपोनेंट 10 की पावर -9, ये पावर है -9। The value of constant of proportionality for a medium other than free space between the charges is less। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, चार्ज ऑफ 1 कूलम इज 6.25 एक्सपोनेंट 10 पावर 18 टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसका यूनिट है N अपॉन C। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है सर, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग
a surface normally is called as a flux on that surface. Definitions याद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हमें डेफिनेशन दी जाती है और कहा जाता है बताइए ये किसकी डेफिनेशन है. फ्लक्स इज अ स्केलर पॉइंट. इलेक्ट्रिक डायनामो फोर्सेस क्या है सर? वेक्टर्स हैं और फ्लक्स क्या होगा? इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट. फ्लक्स, अब ये आपको कुछ कंडीशंस याद करनी है सर. फ्लक्स इज पॉजिटिव व्हेन एंगल इज लेस देन 90. फ्लक्स इज जीरो व्हेन एंगल इज 90. फ्लक्स इज नेगेटिव व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज जीरो. चार कंडीशन स्टूडेंट्स आपको याद करनी है. फ्लक्स को लेकर ये पूछी जाएंगी इम्तिहान में. गॉसेस लॉ क्या होगा सर? द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ओवर एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस which is called as Gaussian surface is equal to the charge closed divided by epsilon naught irrespective of the way the charge is distributed. किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है चार्ज, वो हमारे पास वैल्यू इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखती है. इसका यूनिट क्या होगा सर? इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैपेसिटेंस क्या होगी सर? कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी साइज पर और शेप पर कंडक्टर के. दो कंडक्टर्स आपस में जब अलग किए जाते हैं उनके दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस का. कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा सर? द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम्ब्स पर वोल्ट व्हिच इज कॉल्ड एज फैराड. स्टूडेंट्स याद रहे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमसे कि अगर दो कैपेसिटर्स को ज्यादा दूर कर दिया गया तो उससे क्या होने वाला है सर? अगर कैपेसिटर्स को ज्यादा दूर कर दिया हमने तो उससे हम कहेंगे कि हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस कम होना शुरू हो जाएगी बिकॉज उसमें गैप ज्यादा बढ़ गया है. नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है. अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं. आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में पढ़ना है पैरेलल और सीरीज. इसमें आप इसकी एग्जांपल देख लेंगे और उसकी सॉल्व वीडियोस मौजूद भी हैं इस चैनल पर. अगर प्रैक्टिस के लिए हमको उसको देखना होगा तो कितनी तरह के कैपेसिटर्स हैं सर? दो तरह के कैपेसिटर्स हम जनरली यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लेट और वेरिएबल. मल्टीप्लेट में क्या याद करना है सर? कैपेसिटर्स विद लार्ज प्लेट्स. और डाइलेक्ट्रिक के तौर पे क्या इस्तेमाल करेंगे? मीका हम डाइलेक्ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. इनएक्सपेंसिव कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस अप टू 10 माइक्रोफैराड आर यूजुअली मेड ऑफ ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ टिन और एल्यूमिनियम. हम याद रखेंगे कि सर टिन और एल्यूमिनियम से हम इसे फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं जब अगर हमें 10 माइक्रोफैराड तक चाहिए. और वेरिएबल कैपेसिटर क्या होगा? इट कंटेन टू सेट्स ऑफ सेमी सर्कुलर एल्यूमिनियम और ग्लास प्लेट्स. अब आते हैं स्टूडेंट चैप्टर 13 पर, दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेस्ट कंडक्टर्स कौन है हमारे पास सर? बेस्ट कंडक्टर्स है हमारे पास सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. अब आते हैं मुख्तलिफ फार्मूलाज. देखो आपके पास करंट मालूम करने का, आपके पास टाइम मालूम करने का, वोल्टेज मालूम करने का, रेजिस्टेंस मालूम करने के बहुत सारे फार्मूलाज हैं. हम ये परेशान रहते हैं कि सर कौन सा फार्मूला कब लगाना है. बच्चों याद रहे हम डेटा को देखकर इस बात का फैसला करेंगे फार्मूला कब लगेगा. देखो एक फार्मूला आपके पास है I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. ओहम्स लॉ में आप कहते हैं V इज इक्वल टू IR. रेजिस्टेंस वोल्ट पर मीटर है. ओहम्स लॉ सिर्फ इस्तेमाल करेंगे मेटालिक रेजिस्टेंस गिवन टेम्परेचर पर. अब हम कहते हैं सर हमारे पास अगर I और R दिया हुआ होगा तो V मालूम करने के लिए फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR हो जाएगा. अगर Q अपॉन टाइम दिया होगा तो I मालूम करने के लिए फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T होगा. नाउ दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंटेनर. यानी अगर आपसे कहा जाता है कि जी हमने कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी सर? वो भी डबल हो जाएगी. अगर हाफ कर दिया है तो वो भी हाफ हो जाएगी. ठीक है. थिक वायर हैव लेस रेजिस्टेंस, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है. रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करेगी सर? नेचर पर भी डिपेंड करती है. मटेरियल कौन सा, आयरन यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं या कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं. अब आर यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट L अपॉन A और रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओहम डॉट मीटर. ये सवाल नम्स के 2020 के पेपर में पूछा गया. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी ये भी कैसे प्रोपोर्शनल हुई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई. और ये रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. रेजिस्टेंस के जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी. अब आते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें आपको दो बातें याद करनी है. सीरीज में करंट सेम होगा और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. इसको आप याद रखेंगे. आर अगर आपने कैलकुलेट करना है तो सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 से करेंगे. और अगर आपको पैरेलल में करना है तो वो 1 अपॉन R के फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर रहे होंगे. पावर का फॉर्मूला क्या होगा सर? वर्क डन अपॉन टाइम W. अब हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं पास पेपर के तो यहाँ हम बड़ा परेशान रहते हैं, इससे हम उसको क्लियर कर लेंगे. पावर को हमने अब QV अपॉन TB कहा. पावर VI भी है, I इज इक्वल टू QT हमने पहले पढ़ा भी है. तो इतने सारे फॉर्मूलाज को देखकर हम परेशान नहीं होते. हमें ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर मौजूद है और डेटा क्या दिया हुआ था. अब हम कहते हैं सर P इज इक्वल टू VI और V इज इक्वल टू IR. वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R.
यूनिट ऑफ पावर क्या है सर? वाट है। जो सवाल है वही जवाब है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। 1 kVh किसके बराबर है? 36 एक्सपोनेंट 5 जूल्स के। ये सवाल भी नम्स 2020 के पेपर में पूछा गया। ये 3.6 एक्सपोनेंट 6 का वो ऑप्शन दिया हुआ था, जो बात बिल्कुल सही थी, एक पॉइंट आपने लगा दिया। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल स्टोरेज बैटरी इज 12 वोल्ट। ये याद रखने वाली बात है, जिसका मतलब है 12 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन ईच कूलम ऑफ चार्ज। फिर आपके पास सर ओहम्स लॉ के मुताबिक अगर मालूम करना है तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर है, जिसमें आर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, और अगर ई आप मालूम करते हैं तो ये आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर बन जाता है। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप उस वक्त न्यूमेरिकल किस फॉर्मूला से कर रहे हैं, आप डेटा को देखकर फैसला करने वाले हैं। फिर आता है सर हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिक फोर्स किस किस पर डिपेंड करती है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी क्यू पर, स्पीड ऑफ मूविंग चार्ज यानी वी पर, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन बी पर। बी क्या है सर? वेक्टर क्वांटिटी और उसका यूनिट टेस्ला। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। एफ क्या है सर? क्यू वी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ बी विच इज कैलकुलेटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये सब वो बातें हैं जो पास पेपर्स में पूछी गई हैं, मैंने कंबाइन करके ये वीडियो आप लोगों के सामने बना दी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर एक सवाल था, हम अक्सर पास पेपर्स में जब क्लासेस में सॉल्व कर रहे होते हैं जूम की क्लास में, तो हम बड़ा परेशान हो रहे थे फॉर्मूला को लेकर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू एल अपॉन टी। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल स्पेस इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला है t इज इक्वल टू एफ बी। बी क्या है? विड्थ ऑफ द कॉइल है। फिर एक फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास t इज इक्वल टू बी आई ए एन, जिसमें हम करंट भी ले रहे हैं, जिसमें हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ले रहे हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ रोटेशंस भी ले रहे हैं, और इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। So what is moving coil galvanometer? It is used to detect a small amount of current. किन किन चीजों से मिलकर बना है सर? A U-shaped permanent magnet with cylindrical concave pole pieces, a flat coil of thin enamel insulated wires जो रेक्टेंगुलर लगी हुई है, आयरन सिलेंडर है, पॉइंटर है और स्केल है। सवाल इसकी कंस्ट्रक्शन में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज या आर नॉट यूज इन द कंस्ट्रक्शन। तो आपको पता होना चाहिए सर किस किस से मिलकर बना है। अब बेटे एमीटर, उसकी कन्वर्जन वोल्ट मीटर में, गैल्वानोमीटर में वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो वो बहुत हेल्प करने वाली है आपको। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लें तो एक साथ ही आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। अब इससे बहुत पेपर में सवाल आता है कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और उसका यूज क्या है, तो मैंने वो एक साथ करके लिख दिया है। एमीटर क्या है? लार्ज करंट के लिए। वोल्ट मीटर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लार्ज अमाउंट में। मीटर ब्रिज क्या करता है सर? अननोन रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है। पीओ बॉक्स क्या करता है सर? ये टेलीग्राफ की रेजिस्टेंस पहली मर्तबा इससे हमने मालूम की थी, तो हमने इसका नाम भी पीओ बॉक्स रख दिया। ओम मीटर क्या करता है सर? क्विक मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करता है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ करंट सोर्स। ये नम्स 2020 में पूछा गया था। एवीओ मीटर को हम दूसरा नाम देते हैं यूनिवर्सल मीटर, और ये क्या कैलकुलेट करता है? आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेजेस। याद रहे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके घर में भी प्लग होता है, तो एक ऐसा प्लग होता है जिसमें 3 प्लग भी होता है, 2 प्लग भी होता है, और आप उसमें मल्टीपल चीजें एक साथ चार्ज कर सकते हैं, तो उसे भी हम यूनिवर्सल कहते हैं, जिससे आप सारी चीजें मालूम कर ले, इसीलिए हम एओ मीटर को यूनिवर्सल मीटर भी कह रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लॉ किसने प्रेजेंट किया था? मैग्नेटिक इंडक्शन का सर फैराडे ने प्रेजेंट किया था। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8। इस बात को याद रखना है हमें। मैक्सवेल ने इसी बुनियाद पर प्रपोज किया था कि लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑडिबल साउंड की रेंज क्या होगी हमारे पास? ऑडिबल साउंड की रेंज है हमारे पास 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 जिसमें शामिल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर्स होंगे। एग्जांपल्स हम याद रखें इनकी। अगर हम इनकी डॉपिंग करते हैं, डॉपिंग का मतलब है हम इसमें कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, उसे हम नाम देंगे डॉपिंग का, और वो जो डॉप्ड होगा हमारे पास उसे हम नाम देंगे एक्सट्रिंसिक कंडक्टर का। डॉपिंग की टाइप्स पे सवाल पूछा जाता है बेटे, डोनर डोपिंग एंड एक्सेप्टर डोपिंग। अगर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो डोनर, अगर लिए जा रहे हैं तो एक्सेप्टर। अगर आप जर्मेनियम को आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस के साथ रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे इनके पास, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? डोनर कहलाएंगे। और अगर आप बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम के साथ रखते हैं तो ये आपके पास एक्सेप्टर कहलाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड इज कॉल्ड एज बायसिंग, यानी इसकी एप्लीकेशन को हम बयास कहेंगे। 2 बायसिंग आती है सर, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होगा? एक्सटर्नल वोल्टेज कैंसल्स द पोटेंशियल बैरियर, और रिवर्स में क्या होगा? एक्सटर्नल वोल्टेज इंक्रीजेस द पोटेंशियल बैरियर।
वो डिवाइस जो एसी करंट या वोल्टेज को डीसी करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या नाम देंगे? रेक्टिफायर का नाम देंगे। सेमीकंडक्टर डायोड को हम क्रिस्टल डायोड भी कहेंगे। एलईडी क्या होगा सर? एलईडी गिव्स ऑफ विजिबल लाइट व्हेन इट इज एनर्जाइज। हम कहते हैं ना लाइट इमिटिंग डायोड्स हैं, एलईडी विजिबल लाइट मिलती है। व्हाट इज अ सोलर सेल? इट इज अ फोटो डायोड दैट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। आप देखते हैं सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उसे हम सोलर सेल का नाम दे रहे हैं। ज्यादा चीज इस्तेमाल की जा रही है उसमें सोलिनियम सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियली जो अवेलेबल है सोलर सेल्स, इसकी जो आपके पास एनर्जी होती है वह अप्रोक्सीमेटली 14% होती है। What is a transistor? So transistor is an active semiconductor device that has 3 electrodes. फर्स्ट सबसे पहला जो डिवाइस बनाया गया था उसको हम नाम देते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम बीजीटी का नाम दे रहे हैं। व्हाट इज एम्पलीफायर? इट रेजेस द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि हमें ये तमाम चीजें क्लियर हो गई हैं और अब हमें समझ में आ चुका है कि किस तरीके से सर हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के इन चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 17, 18, 19, 20 छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, ज़्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं है, मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम रहता है, हम उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब इसके बाद हमारी तैयारी और बहुत अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।